नमस्ते। मैं एडवोकेट आदित्य नारायण शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी विच टॉक्स अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ओवरव्यू इसका ये कहता है कि जैसे आप एफआईआर लिखाने गए थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आप एसपी साहब के पास गए, उन्होंने भी सुनवाई नहीं करी, तो आपके पास जो न्याय का तीसरा रास्ता बचता है या कह लीजिए दूसरा रास्ता बचता है। तो दूसरा रास्ता ये है कि आप एक लिखित या ओरल, मौखिक या लिखित दोनों तरीके से आप जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए आप, और मजिस्ट्रेट साहब आप उस देखेंगे कंप्लेंट को, एग्जामिन करेंगे ओथ पे, विटनेस हो उसको ले जाइए, आप खुद जाइए कि कोई केस में डाउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। केस में डाउट हो रहा होगा तो वो संज्ञान ले लेंगे। संज्ञान का अर्थ है वो प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, और नहीं हो रहा होगा तो वो डिसमिस कर देंगे। और अगर उन्हें लग रहा होगा कि इस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में ये केस नहीं आता है तो वो जिस प्रॉपर जुरिसडिक्शन के कोर्ट में जाने के लिए आपको बोल देंगे। तो ये इसका ओवरव्यू है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी 2D के साथ। इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है कंप्लेंट की, उस डेफिनेशन को पहले मैं बैरेट प्रोविजन पढ़ूंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा साथ के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 2D कहता है कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट। ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंप्लेंट है वो एक मैजिस्ट्रेट को की जाए, क्योंकि और किसी व्यक्ति को नहीं की जा सकती, पुलिस वालों को नहीं की जा सकती, किसी तीसरे व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को नहीं की जा सकती। ये माननीय न्यायाधीश के समक्ष करना बहुत आवश्यक है। आगे है ये ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। इसका मतलब ये है जो कंप्लेंट करने गया है, जो शिकायत करता है, उसके दिमाग में ये इंटेंशन होनी चाहिए, वो फ्रिवोलस कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ इसने कोई गलत काम किया है विच इज़ एक्शनेबल अंडर पीनल कोड, और इसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। तो वो कंप्लेंट करते हैं आके। इसके बाद वो पर्सन जो है जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है वो नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। नोन ऐसा कि आप जानते हैं कि किसने किया है, गलत काम किसने किया है। सेकंड, आप उसे नहीं जानते, वो फेस मास्क लगा के आया, आपको लाठी मार के चला गया, यू डू नॉट नो द पर्सन, तो आप किसी अननोन की व्यक्ति नाम की आप कंप्लेंट लिखा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। ये कई मरतबा प्रश्न पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में भी कि पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट में इंक्लूड होती है या नहीं होती है। तो इसका उत्तर है नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट इज़ नॉट अ कंप्लेंट। पुलिस रिपोर्ट के लिए अलग प्रावधान दे रखा है 173 सबसेक्शन 2। उसमें जाके पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वाले जो हैं वो अपनी ये पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसको चार्जशीट भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो बहरहाल इस पे आते हैं अपन। उसके एक्सप्लेनेशन कहता है कि अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेनेंट। अब मान लीजिए पुलिस ने तहकीकात की किसी चीज़ की, उन्हें पता पड़ा कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल केस ही नहीं है, लेकिन न्याय तो करना है। तो माननीय न्यायालय के समक्ष गए, उन्होंने देखा कि ये हाँ नॉन कॉग्निजेबल केस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे। और जो व्यक्ति इसका आईओ था जो लेके आया है पुलिस रिपोर्ट, उस व्यक्ति को कंप्लेनेंट की तरह इसमें दर्ज कर लेंगे और फिर मामला 200 के हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। ऐसा अब हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं कि जो कंप्लेंट है उस केस में कंप्लेंट तो कर दी गई। अच्छा, कौन कंप्लेंट कर सकता है, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो पहले तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि कंप्लेंट केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके साथ वो घटित हुई है चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है। AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में 1984 का केस है, उसमें ये कहा गया है कि कंप्लेंट वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के बारे में पता है। One who knows about the facts and the circumstances of the case may also lodge a complaint before the magistrate under section 200 of CRPC, right? अच्छा, कंप्लेंट एक बार आपके समक्ष आई, आपके पास मतलब न्यायाधीश के पास आई, उसमें आप क्या करेंगे, उसके बाद न्यायाधीश क्या क्या कर सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ वो करेगा, या तो वो 156(3) में कहेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि अभी उसे खुद ही नहीं पता है कि केस है किस बारे में चीज़ ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है।
तो वो पुलिस वालों से कह देंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो जांच करके लाएंगे और जैसा भी होगा अन्वेषण करके लाएंगे। अन्वेषण के बाद उन्हें ये पता पड़ेगा जो भी है उसके हिसाब से फिर चीज़ें आगे चलेंगी। या फिर अगर वो सर्च वारंट जारी करना चाहें तो 93 सेक्शन 93 ऑफ CRPC ये कहता है कि सर्च वारंट भी जारी कर सकते हैं। तो सेक्शन 93 में सर्च वारंट जारी कर देगा कि खोज के लाओ, खोजो चीज़ें, खोजो कहाँ है वो व्यक्ति, उसको खोजो, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर वो कंप्लेंट लेके कंप्लेंट को लेखबद्ध करेगा, इन राइटिंग ले लेगा। उसके बाद वो कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस को ओथ पे लेगा, एग्जामिन करेगा। ओथ पे एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम हिस्सा है सेक्शन 200 का, इसको याद रखना आप लोग। जब तक ओथ पर एग्जामिन नहीं किया जाएगा विटनेस और कंप्लेनेंट को, ये कंप्लेंट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ ही नहीं सकती। मान लीजिए मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई केस नहीं बनता, उसे डिसमिस करना है, तब भी एग्जामिन करना ओथ पे ज़रूरी है। ओथ पे बिना एग्जामिन किए हुए अगर आप डिसमिस कर देते हैं तो वो प्रोसीडिंग इलीगल मानी जाएगी। इसीलिए आपको प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने से पहले या डिसमिस करने से पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द विटनेस एंड द कंप्लेनेंट ऑन ओथ। सेकेंडली, उसके बाद या तो फिर उसे लगता है शिकायतकर्ता को एग्जामिन कर लिया ओथ पे, एग्जामिन करने के बाद वो सीधा सीधा कहेंगे कि हाँ मामला मेड आउट होता है और उसमें हम संज्ञान लेते हैं। संज्ञान कहाँ पे लेंगे? 191A में। 191A संज्ञान 3 तरह से होता है। 191A में ये जो कंप्लेन आई है वो उसके तहत लेते हैं। 191B FIR पे, पुलिस रिपोर्ट पे 173 वाली। और तीसरा जो संज्ञान लेते हैं, जो कॉग्निजेंस लेते हैं, वो लेते हैं अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। मान लीजिए कि सुओ मोटो ले लिया, कोई इन्फॉर्मेशन आई कोई थर्ड पर्सन से कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, और उसे खुद से पता चला, अखबार के माध्यम से पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, या किसी थर्ड पर्सन से पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, फलानी इन्फॉर्मेशन आई है, तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। तो ये 3 तरह से है, 191A, B फिर C। कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर वही मामला आगे चलेगा, वो 203 में आएगा। अगर उसे लगता है कि मामला मेड आउट ही नहीं हो रहा है तो वो डिसमिस भी कर सकता है। वो संज्ञान ना ले, वो केवल ओथ पे विटनेस करे, ओथ पे एग्जामिन करे विटनेस को और कंप्लेनेंट को। उसके बाद वो डिसमिस कर देगा कि मामला मेड आउट नहीं होता है। अगर मामला बनता है तो 204 में वो इशू ऑफ प्रोसेस कर देगा। इशू ऑफ प्रोसेस का अर्थ है कि या तो समन या वारंट, जैसा भी केस हो उस हिसाब से उसको इशू करके जो अक्यूज्ड है, जिसको आरोपी बनाया गया है, उसको बुलाना। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 2 चीज़ें। पहली चीज़, जो कंप्लेंट लेके आ रहा है उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे कंप्लेंट करनी है। उसका इंटेंशन ये कतई नहीं होना चाहिए कि वो कंप्लेंट लेके आया और मजिस्ट्रेट साहब आप मुझे एग्जामिन मत कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं बोल सकता है। वो अगर एग्जामिन करने से मना कर देगा कि साहब मैं कंप्लेंट तो ले आया हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है कि आप ओथ पे मुझे एग्जामिन ना करें, मुझे डर लग रहा है, तो वो कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। ये हो सकता है कि 191C के अंदर जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो उसका स्वतः संज्ञान ले लें, वो उसका कॉग्निजेंस ले लें सुओ मोटो, लेकिन फिर उसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये 200 वाली जो प्रोसीजर है ये फॉलो नहीं होगी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि मैजिस्ट्रेट का उन व्यक्तियों को एग्जामिन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा डिस्क्रिशन है, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सेक्शन 2D। अच्छा, कुछ केसेस में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइज़ो में, सेक्शन 200 का प्रोवाइज़ो ये कहता है कि जब भी कंप्लेनेंट कोई भी कंप्लेन करता है सेक्शन 200 में, तो उसमें क्या होता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट है या फिर किसी कोर्ट ने, या सेक्शन 192 दैट इज़ मेकिंग ओवर ऑफ द केस, कि CJM साहब छोटे मैजिस्ट्रेट्स को, सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, केस मेक ओवर करते हैं, उसको मेकिंग ओवर कहते हैं। और कोई कोर्ट अगर कंप्लेन करता है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने ओथ पे गवाही झूठी दे दी, तो वो कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं ले सकता है। वो कंप्लेन करेगा निचली अदालत को या किसी भी अदालत को कि इनके खिलाफ संज्ञान लिया जाए मामले का। या फिर वो पब्लिक सर्वेंट है और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए उसने वो कंप्लेंट की है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिन उनको किया जाए। उनको ओथ पे एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है।
इसके बाद हम लोग कुछ चंद बातें बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वकील को कह दिया कि साहब आप कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको खुद से करना पड़ेगा। और अगर वकील साहब एग्जामिन कर रहे हैं ओथ पे और मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये तो क्योरेबल इरेगुलरिटी है कि ठीक है इसको क्योर किया जा सकता है आफ्टरवर्ड्स। बट मजिस्ट्रेट साहब ये कह के चले आए कि चलो मैं खाना खा के आता हूँ, आप वकील साहब आप कर लेना जरा इनको, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ इनक्योरेबल इरेगुलरिटी एंड द प्रोसीडिंग शैल विशिएट, ख़त्म हो जाएगी वो प्रोसीडिंग, वो चलेगी ही नहीं आगे, इलीगल पर से वॉइड हो जाएगी वो। इसके आगे है कि जो एग्जामिनेशन है दैट शुड बी इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी लफाजी किए चले आ रहे हैं, कुछ भी बोले चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगे फिर उसका उत्तर देंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे फिर उत्तर देंगे, तो इस तरह से होना चाहिए, प्रश्नोत्तरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू केवल इतनी है कि इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। आपको इतना याद रखना है कि इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, रादर इट इज़ जस्ट यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द विटनेस, या फिर इसको कोरोबरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं 157 एविडेंस एक्ट, या फिर इसको एक और इसका यूज़ है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ और कर सकते हैं। इनके 3 यूज़ हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त इसका कोई भी यूज़ नहीं है। एक और लास्ट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो अक्यूज़ है वो कब पिक्चर में आता है, व्हेन द अक्यूज्ड कम्स इन पिक्चर। आपने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद आप एग्जामिन हो गए ओथ पे, क्या उस दौरान अक्यूज़ड को समन इशू किया जा सकता है? भले ही आपको पता है वो अदालत में बैठा है, फ़र्ज़ कर लीजिए वो व्यक्ति अदालत में बैठा है अक्यूज़ड, जिसके ख़िलाफ़ आप शिकायत लेके गए हैं, लेकिन फिर भी अभी वो उसका लोकस स्टैंडी नहीं हुआ है, इसीलिए उसको मजिस्ट्रेट साहब नहीं बुला सकते हैं समन के माध्यम से, वारंट इशू नहीं कर सकते हैं उसके ख़िलाफ़, किसी भी तरह से उसको नहीं बुला सकते हैं, सीन नहीं ले सकते हैं। जब मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ केस मेड आउट हो रहा है, तब फिर वो 204 में जाके प्रोसेस को इशू कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ प्रोसेस। और फिर चीज़ें स्मूथली आगे चलेंगी, प्रोसीडिंग्स चलेगी, पूरा ट्रायल चलेगा एज़ यूजुअल। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप ज़रूर नीचे टिप्पणी करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वो, कुछ कमी रह गई हो तो वो भी बताइए। और एक नए सीरीज़ के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, कुछ एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, गुड बाय।